बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट प्रिपरेशन फॉर 11th केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम फेडरल बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल्स उसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ तो वहाँ से उन बुक्स में से 2 मॉडल पेपर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगी यहाँ पर। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो ये रोल नंबर लिखें, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर कोड, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। 1 घंटे का पेपर है आपका और ये आपको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब purpose of this experiment is to determine the percentage purity of the sample solution by volumetric method when the given solution contains 6 grams of sodium carbonate dissolved per dm cube। मीन्स कि वो आपको बता रहे हैं कि हमने 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसको हमने 1 dm क्यूब में डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना लिया है। अब हमने ये चेक करना है कि ये कितने % प्योर है, इसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो यानी ये ऑपरेटर्स यूज्ड आपको गिवन है ऑलरेडी पहले का। केमिकल्स यूज्ड, यानी इसमें उन्होंने आपको बता दिया कि हमने मिथाइल ऑरेंज ही यूज़ किया है क्योंकि आपको पता है कि ये वीक बेस है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट और 0.1 मोलर HCl एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आपने यूज़ करना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है या HCl, वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है क्योंकि आपने इनकी इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। साथ डिस्टिल्ड वाटर है और सोल्यूशन ऑफ 6 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1 dm क्यूब, ये आपने बनाया हुआ है, मतलब बनाया हुआ गिवन है आपको, ठीक है। तो प्रोसीजर में आपको उन्होंने क्या बताया है कि हमने ऐड कर लिया है 10 cm क्यूब ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू द कॉनिकल फ्लास्क, और हमने HCl को ब्यूरेट में लेकर हमने टाइट्रेशन कर दी, और टाइट्रेशन के बाद ये सारी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई है। ब्यूरेट रीडिंग की जो मैंने आपको वीडियो सेंड की है, अगर आपने वो देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो ब्यूरेट रीडिंग है ये ऑलरेडी जो है नेट से ली गई है, और इसकी जो करेक्ट रीडिंग्स हैं वो मैंने आपको मार्किंग स्कीम में दिखा दी थी कि ये कैम्ब्रिज के पेपर में से ली गई हैं, और इसकी करेक्ट जो है आप देख लें रीडिंग्स, क्योंकि यहाँ पर देखें जब 2 मार्क्स के बीच में अगर आपको लाइन नज़र आ रही है तो उसको आपने उसी तरह प्रॉपरली मिड वाली लाइन ही लिखनी है, यानी 0.4 और 0.5 के दरमियान में है तो 0.45 आप लिखेंगे, यानी 0.4 को आप 0.40 और 0.50 यानी 0.40 और 0.50 के दरमियान में 0.45 का आप इसका आंसर लिखेंगे। ये देखें 0.45 लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनल जो है 27.123 लिखी हुई है, फाइनल 27.3 देखें, और 30, मतलब मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर है यहाँ पर 0.60, ठीक है, ये आपने 0.60 लिख ली, ये देखें। और फिर ये है 27, ये एग्जैक्टली 27 है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक लिखना है, 27.00, और ये आ जाएगा, ये देखें 27.00, और फिर ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। ये देखें 1.25 जो एग्जैक्टली है वही लिखनी है, और ये 27.5775 देखें 27.75, ठीक है। और उनको फिर फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, जो आएगा उसको ऐड करें और 3 से डिवाइड करें, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर रीडिंग्स लेंगे, और फिर उनका जब मीन फाइंड आउट करेंगे तो मीन आपके पास जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो है 26.58, जिसको आप 26.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। यहाँ पर इन्होंने 26.6 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे 0.45 लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने राउंड ऑफ करके 0.5 लिख दिया, ठीक है। ये सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका मॉडल पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। प्रॉपर आपने रीडिंग लेनी है और फाइनल में से इनिशियल रीडिंग माइनस करके, और जो वैल्यूज़ आएंगी वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड आएगा cm क्यूब में, उनको ऐड करके 3 से डिवाइड करके यहाँ पर लिखना है। तो 26.58 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है when acid is added to sodium carbonate the color changed from this to this at the end point। सोडियम कार्बोनेट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। when acid is added to sodium carbonate तो कलर चेंज, मतलब आपको पता है आपने मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया हुआ है, तो येलो से ऑरेंज रेड जाएगा, येलो टू ऑरेंज रेड, ये देखें येलो टू ऑरेंज रेड आंसर लिखा हुआ है।
फिर है ये 1 नंबर का आपको क्वेश्चन, 1 नंबर का आंसर मिल गया, ठीक है। फिर एक 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग मिथाइल ऑरेंज। हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो इंडिकेटर यूज़ करने का मकसद क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर, इट चेंजेस द कलर एंड इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन and the color is changed from yellow in a base to orange red in HCl which is the end point, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसको ज़रा आप प्रॉपर लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से NaCl को सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑपोजिटली काट देना है, और Na2CO3 प्लस 2HCl और 2NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपने लिख लेना है, 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड N1 ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड N2 ऑफ HCl फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। अब जैसे कि मैंने आपको टाइट्रेशन की जो सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि एसिड बेस टाइट्रेशन में हम बेस लेफ्ट साइड पे लेंगे तो उसका जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो N1 हो जाएंगे, और राइट साइड पे HCl लेंगे मतलब एसिड लेंगे तो उसका नंबर ऑफ़ मोल्स N2 हो जाएंगे। तो अब ये देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से N1 जो है वो 1 मोल्स हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स हैं, ठीक है। 1 और 2 आंसर आ जाएगा। ये आप साथ साथ इसके सोल्यूशन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा यू आर एडवाइज टू शो फुल वर्किंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कैलकुलेशंस। अब आपने कैलकुलेट करना है मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। यानी अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर छोटा सा यानी M1V1 और N1 के ऊपर छोटा सा लिख दें आप Na2CO3 रेशियो, और यहाँ पे लिख दें HCl, ताकि हमें पता हो कि ये जो M1V1 N1 है ये किसको शो कर रहे हैं, बेस के मोलैरिटी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं, और ये एसिड वाले को शो कर रहे हैं। तो इससे फिर हम जब M1 फाइंड आउट करेंगे तो वो फिर हमारे पास ये देखें इस तरीके से छोटा छोटा सा लिख दें आप, फिर वो आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.133 मोलर आ जाएगा, ठीक है। इतना इजी है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए में आपने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली है सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो उसमें से आपने आंसर यूज़ करते हुए कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी कहा जा सकता था कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर DM3, ये भी कह सकते थे, और ये भी कह सकते थे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर DM3, ये भी कह सकते थे। अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंथ का वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथ होती है ग्राम्स पर DM3, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर DM3 ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर DM3 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और मोलर साइड पे यूँ करके ब्रैकेट में आपने मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड आउट करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि भाई हमें सोडियम का या कार्बन का या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो गिवन होगा या नहीं, तो यहाँ तो नहीं गिवन, तो आपको खुद ही मतलब याद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं गिवन यहाँ पे मॉडल पेपर में, तो आपको खुद याद करना होगा। देखें सोडियम 23 होता है, एक कार्बन 12 होता है, एक ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। 106 आंसर आ गया, और इसको आपने मोलैरिटी को मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई किया तो 14.098 ग्राम्स पर DM3 स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट बी कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैलकुलेशंस पर DM3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनिशियल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर DM3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, देखें। तो ये दोनों पर DM3 में आपके पास थे। अब यहाँ पर एक बात आपको बतानी थी कि अगर हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चले जाएं, मॉडल पेपर की स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चले जाएं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है मॉडल पेपर में कि यहाँ पर इन्होंने 16 ग्राम्स लिखा हुआ है। तो 16 ग्राम्स नहीं हो सकता इनिशियली कि आप 16 ग्राम लें और कैलकुलेशन से हमारे पास 14 आंसर आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको अभी यानी यहाँ पर 6 लिखेंगे ना, तो ये नेगेटिव में आपकी आ जाएगी, सॉरी नेगेटिव में नहीं आएगी बल्कि 100 से ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगी, मतलब 234% आ जाएगा। तो परसेंटेज तो कभी भी 100 से एक्सीड नहीं करती ना,
तो जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1.6 होना चाहिए था, 6 की जगह 1.6 होना चाहिए था। मीन्स 16 ग्राम अगर सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है तो अब हम उसको, इनिशियली 16 ग्राम था और कैलकुलेशन से 14 ग्राम आया, ठीक है। तो ये वैसे सोल्यूशन में मैंने 15 ग्राम ले लिया, तो 15 ना लें आप, 16 ही ले लें, ठीक है। 14.098 को डिवाइड करें आप 16 से, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये 88.11% आता है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ 16 करें। लेकिन आपके पेपर में, फाइनल पेपर में तो करेक्ट ही आएगा, तो वो आपने वही लिखना है जो आपको इनिशियली वहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर ली। तो ये हमने सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो मींस कि आपको 2 मार्क्स टेबल ब्यूरो ट्रेडिंग और मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के मिल गए। फिर 1 नंबर जो है वो कलर चेंज इंडिकेटर का मिल गया, मिथाइल ऑरेंज का पर्पस बताया, 4 मार्क्स हो गए आपके। फिर एक इक्वेशन आपने बैलेंस लिखी, 5 मार्क्स हो गए। नंबर ऑफ मोल्स लिखे, 6 मार्क्स हो गए। फिर आपने मोलैरिटी फाइंड आउट की 7, और फिर आपने स्ट्रेंथ फाइंड आउट की 8, और फिर आपने प्योरिटी फाइंड आउट की 9 मार्क्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी की तरफ आ जाएं। 6 मार्क्स का ये होगा, 6 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये आपको क्रोमेटोग्राम गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हाइट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट इज़ 10 सेंटीमीटर, वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताई हुई है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द येलो इंक इज़ 4.7। अब देखें आर एफ वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो 4.7 डिवाइड बाय 10, तो अब आप इस पॉइंट को ज़रा इस तरफ ले आएँ, तो ये क्या हो जाएगा 0.47 सेंटीमीटर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको एक नंबर मिल गया। नेक्स्ट है आपके पास, रॉक सॉल्ट कैन बी प्योरीफाइड बाय कॉमन एन इफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किस तरह से बनेंगे, आप रॉक सॉल्ट सोल्यूशन में क्या चीज़ डालेंगे, तो हमने उसमें HCl गैस पास करवाई थी, तो हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है बी ऑप्शन करेक्ट है। रॉक सॉल्ट सोल्यूशन में HCl गैस पास करवाएंगे तो दोनों में क्लोराइड आइन जो है वो कॉमन आइन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, लेड एंड कैडमियम कंपाउंड्स form colorless solution, they can be separated by the paper chromatography. Which one of the following lubricating agent can be used to identify the presence of lead and cadmium? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि निनहाइड्रिन तो स्पेशली किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अमाइनो एसिड्स का अगर कोई मिक्सचर है उसको लोकेट करने के लिए, उसको आपने क्रोमेटोग्राम में सेपरेट किया है उसके मिक्सचर को लोकेट करने के लिए, लेकिन हमने इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन यूज़ किया था, ठीक है, एज अ लोकेटिंग एजेंट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी ऐड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl टू सोल्यूशन ऑफ AgCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीजेज, दिस इज़ ड्यू टू। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से डिक्रीज़ कर रही है ना, ठीक है। तो 4th का जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। NaCl डालेंगे तो कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से AgCl की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये 4 मार्क्स आपको मिल गए। नेक्स्ट है आपके पास, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ इससे हमने इसको एक्सपेरिमेंट से मेजर किया है, तो इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। अभी देखें, अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 OH आएगा और इधर से 2 हाइड्रोजन्स आएंगे, लेकिन वाटर तो 1 ही बनेगा, वाटर तो 1 मॉलिक्यूल ही बनेगा, 2 तो वाटर मॉलिक्यूल्स बन नहीं सकते। तो 1 मोल ऑफ वाटर बनने के दौरान जितनी हीट रिलीज़ हुई है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो वो हमेशा आपके पास 57.3 किलो जॉल्स पर मोल ही है, ठीक है। नेगेटिव साइन जो है वो रिलीज़ ऑफ हीट को शो कर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, ये आपको पास ऑपरेटर्स दिया हुआ है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड NaCl कैन बी डिटरमिन्ड बाय द ऑपरेटर्स शोन, यानी कैलोरीमीटर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो उसमें ये कर्व सा बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है हीट रिलीज़ हो रही होती है, हीट रिलीज़ हो रही होती है और मैक्सिमम हीट रिलीज़ हो चुकी होती है, और उसके बाद फिर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है और दोबारा से कूल डाउन होने लगता है। तो ये मैक्सिमम हीट जो है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि कितनी हीट रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये आपके पास 6 के 6 आपने क्वेश्चंस जो हैं देख लिए हैं, बहुत इजी से थे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली लिख लेंगे, वरना अगर नहीं पढ़ा तो ये जैसे अब लोकेटिंग एजेंट्स हैं, इसमें बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, या आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसको बिल्कुल करेक्टली सॉल्व कर लेंगे।
अब मैं आपको यहाँ पर सेकंड जो मॉडल पेपर है वो करवाने लगी हूँ। अब ये देखें सेकंड मॉडल पेपर है, सेम उसी तरीके का ही है। डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल सोल्यूशन बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड व्हेन द गिवन सोल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब। ठीक है, ऑपरेटर्स आपको गिवन होगा, केमिकल्स, प्रोसीजर में आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि बेस का वॉल्यूम आपने कितना लेना है। बाकी जो एसिड का वॉल्यूम है वो आपको ब्यूरेट रीडिंग से पता चलेगा। ठीक है, अच्छा देखें अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपसे पहला पूछा गया, व्हाट इज़ द चेंज इन कलर आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। अब आपको पता है कि वीक बेस ली हुई है, इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, तो आफ्टर एडिशन ऑफ HCl ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास द कलर चेंजेस टू ऑरेंज रेड। ठीक है, पहले का आंसर ये आ गया, 0.5 मार्क्स मिल गए। राइट दी ओवरऑल रिएक्शन फॉर द गिवन टाइट्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को अपोजिट साइड पे काटना है, सोडियम कार्बोनेट लिखना है, प्लस 2HCl लिखना है, प्लस NaCl। ये पहला वाला जो है ना, यहाँ पर ये मिस्टेक है, पहले यहाँ पर NaCl होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे NaCl होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट में आपके पास 2 NaCl 1 वाटर 1 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। ठीक है, तो अब आपने ये बैलेंसिंग इक्वेशन भी लिख ली, ये यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये देखें ये ओवरऑल इक्वेशन ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपके पास ये आपको 1 नंबर मिल गया। फिर आपने 2 मार्क्स का ये है कि ब्यूरेट रीडिंग लेनी है और उसके बाद ब्यूरेट रीडिंग के बाद आपने टेबल फिल करना है। अब ब्यूरेट रीडिंग हम देख लेते हैं कितनी कितनी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 है, ये 29.3 है, देखते जाते हैं। 1.5 29 नहीं है, 20 ये 28 था, 28.3 था। अच्छा, फिर है आपके पास ये है 1.5 ही है और ये 28 है, 1.5 और 28, 1.5 और 28 है। नेक्स्ट है आपके पास 9.5 और 28.567, 28.7, 28.7 और यहाँ पर क्या है इसकी इनिशियल, ये तो कुछ डिफरेंट सी लिखी हुई है, 9.5 है, 9.5। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये तो रीडिंग थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने प्रिंटिंग में गलत चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर दी, क्योंकि इसमें तो कुछ 19 या कुछ इस तरह आ जाएगा, तो वो तो आपके करीब रीडिंग्स आनी चाहिए। तो इन्होंने जो आंसर है, आंसर में देखें लिखा हुआ है 2.2। ठीक है, चलें उस वक्त आपने ब्यूरेट रीडिंग वही लेनी है, मैंने आपको ब्यूरेट रीडिंग लेना सिखा दिया है। फिर आपने उसी तरीके से जो आपके पेपर में आया आपने उस तरह से प्रॉपर करना है। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCl यूज आ जाएगा, जो 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी उनको आपने प्लस करना है, 3 से डिवाइड करना है, मीन वॉल्यूम ऑफ HCl यूज आपने लिख लेना है। तो ये आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पर 26.6 आंसर आ गया है। अच्छा, फिर आ जाता है, ये देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा N1 कौन है और N2 कौन है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि N1 सोडियम कार्बोनेट के मोल्स बता दें, N2 HCl के मोल्स बता दें। तो N1 के मोल्स आपके पास आए हैं 1 और N2 HCl के 2 आए हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे तो ये आपके पास 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन फ्रॉम द डाटा अबव। ठीक है, तो ये देखें इसके ऊपर आपने M1 V1 और N1 के ऊपर लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा तो आप लिख दें कि ये सोडियम कार्बोनेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और राइट साइड वाला HCl के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो M1 हमने फाइंड आउट करना है, M1 के लिए इसको अरेंज कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.133 मोलर। ठीक है, और इसी तरीके से आपने मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर DMQ फाइंड आउट कर लेना और उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर लेनी है, बिल्कुल जैसा कि मॉडल पेपर पिछला था आपका, उसी तरीके का ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप आ जाएं इसके ऑब्जेक्ट सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी थोड़ा सा इन्होंने जो है वो उससे डिफरेंट बनाया हुआ है, जो मॉडल पेपर था उससे थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है। अब आपको इन्होंने क्रोमेटोग्राम दिया हुआ है, ये इस पेपर को, फिल्टर पेपर को जब हम इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं और हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं तो इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं, क्रोमेटोग्राफ नहीं कहते। ठीक है, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सैंपल डी, सैंपल डी की क्या कंपोजिशन है, सैंपल डी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखें सैंपल डी के 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट उसका मैच कर रहा है ए के साथ और दूसरा पॉइंट मैच कर रहा है सी के साथ, ए और सी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए।
तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है, अगर एसिड आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर अगर बन रहा है तो इसमें आपके पास -57.3 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसका ऑप्शन है हमारे पास 2 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम रॉक सॉल्ट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो ली चैटलियर और कॉमन आइन इफेक्ट यूज़ हो रहे हैं इसमें। ठीक है, जो हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं रॉक सॉल्ट की, तो 3 का ए आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ लोकेटिंग एजेंट फॉर द लेड एंड कैडमियम, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ हुई है, यानी 4th का बी हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाँ रूबैनिक एसिड भी यूज़ हो सकता था। ठीक है, यानी इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोजन सल्फाइड और रूबैनिक एसिड दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज टू डिटरमिन द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, तो ये ए ग्राफ जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 5th का लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, a mixture of red, blue and green inks can be characterized by which of the following technique। तो हम इसको क्रोमेटोग्राफी से जो हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं, इन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, तो कितना इजी है, अगर आपने किया हो तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लास्ट 3rd मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखें 60 मिनट्स में आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द परसेंटेज composition of volumetrically of the solution mixture of potassium oxalate and potassium sulfate, यानी आपको बताया हुआ कि कौन सी प्योरिटी पड़ी हुई है। तो बेसिकली आपने पोटेशियम ऑक्सलेट को टाइट्रेट करना है अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, जब उसकी प्योरिटी आप निकाल लेंगे तो 100 में से जब उसकी प्योरिटी माइनस करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट की भी आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या लिया, 4 ग्राम पोटेशियम ऑक्सलेट मिक्सचर लिया और उसको 250 cm³ में डिज़ोल्व किया। तो यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर्स, केमिकल यूज्ड और प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर में आपको बताया हुआ है कि आप पोटेशियम ऑक्सलेट का 10 cm³ ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें 10 cm³ सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसको हीट कर रहे हैं और फिर टाइट्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट KMnO4 और 0.02 मोलर HCl टिल द एंड पॉइंट। ठीक है, ये आपको ब्यूरेट रीडिंग आ गई है। ब्यूरेट रीडिंग आपने सबसे पहला क्वेश्चन ब्यूरेट रीडिंग का ही है, 7.4 रीडिंग है, और यहाँ पर मुझे तो ये 13 ही शो हो रही है, 7.4 और 13 शो हो रही है। ठीक है, दूसरी जो है वो 8.123 8.3 और 8.3 और 13.8 8.3 और 13.8। ठीक है, और यहाँ पे 12.2 और 17.7 12.2 17.7। तो अब फाइनल में से इनिशियल रीडिंग माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, और इसको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आंसर आ जाएगा cm³। ठीक है, KMnO4 यूज्ड, तो ये आपके 2 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, बल्कि यहाँ पर 2.5 मार्क्स का इन्होंने इस मॉडल पेपर में दे दिया। टेबल फिल करने के 2 मार्क्स हैं और मीन वैल्यू लिखने के 0.5 मार्क्स हैं। ठीक है, अब देख लें। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है, व्हाट इज़ द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर ऑफ द एडिशन ऑफ KMnO4, लाइट पिंक। ठीक है, कलर चेंज लाइट पिंक कलर इज़ अपीयर्ड। इंडिकेटर कौन सा यूज़ हो रहा है, विच वन इंडिकेटर इज़ यूज, तो KMnO4 इट्स सेल्फ जो है वो सेल्फ इंडिकेटर इंटरनल इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, इट्स सेल्फ KMnO4 एक्ट एज इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है, ये इक्वेशन लिखी हुई है। फर्स्ट वाली तो मैंने आपको कहा था हमेशा 2 KMnO4 3 सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके 1 K2SO4 2 MnSO4 3 वाटर और 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये फिर फर्दर एक ऑक्सीजन जो है वो ये पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। ये देखें, सिंपल पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे और H2 और O बना देगा। ठीक है, और इसको आपने इसकी नेट इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने नेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अच्छा, ये नेट इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नेट इक्वेशन में, आप देखें 2 मोल्स ऑफ KMnO4 5 मोल्स ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स इजीली लिख लेंगे। जब ये आएगा 2 और 5 यहाँ पे लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपने देखना है कि आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है पोटेशियम ऑक्सलेट की, और हमेशा हम KMnO4 को लेफ़्ट साइड पे लेंगे और पोटेशियम ऑक्सलेट या जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसको राइट साइड पे लेंगे, तो उसकी मोलैरिटी M2 हुआ करेगी। ठीक है, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखें 0.027 मोलर आ जाएगा।
लास्ट में हमारे पास जो है वो देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट पर डीएम क्यूब, यानी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला है मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम ऑक्सीलेट पर डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द पोटेशियम ऑक्सीलेट। तो यहाँ पे इन्होंने इसमें दे दिया है, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपको करना होगा, ठीक है। ये तो बुक वालों का मॉडल पेपर है ना, तो जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है उसमें एटॉमिक मैसेज गिवन नहीं थे, ठीक है। ये देखें आपने इसको फाइंड आउट कर लिया 4.482 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। और लास्ट में जो है वो आपने कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट पर 250 डीएम क्यूब फाइंड आउट करें, ठीक है। तो वो हम 250 डीएम क्यूब भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, हमें पता है 1000 में कितना है, 1 में फाइंड आउट करेंगे और फिर 250 में कर लेंगे, ठीक है। ये देखें 1000 1 में और फिर 250 में कर लेंगे, 1.12 आ जाएगा, ठीक है। और इसको यूटिलाइज करते हुए प्योरिटी में आप कैसे लिखेंगे, मास परसेंटेज प्योरिटी ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैलकुलेशन पर 250 cm क्यूब डिवाइड बाई इनिशियल मास ऑफ पोटेशियम ऑक्सीलेट डिसॉल्व पर 250 cm क्यूब गिवन इन द क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, बार बार हम जो है इसको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं टेस्ट पेपर्स में। और लास्ट में आपने आंसर्स लिखने के भी आपके पास हैं कि आपके पास जो परसेंटेज आई है पहले आप वो लिखें, 28% पोटेशियम ऑक्सीलेट है और 100 माइनस 58 आप लिखेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 28 लिखेंगे तो 72% पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। ये 9 मार्क्स का हो गया। अब सेक्शन बी के देखते जाएं, 6 क्वेश्चंस हैं, 6 MCQs। प्रिडिक्ट विच वन इज़ अ टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की कौन सी टाइप है, ये ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। लेट मी सी आंसर, यस बी जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी की ही एक टाइप है। सजेस्ट विच प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इफेक्ट्स देयर मूवमेंट ऑन द पेपर इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये सॉलिबिलिटी, ठीक है, उन कंपोनेंट्स की सॉलिबिलिटी इन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, तो वो अफेक्ट करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सजेस्ट द रीजन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस इज इंक्रीज्ड द आउटकम ऑफ द हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन विल बी। तो ये हमारे पास ऑप्शन 3 का क्या होगा कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि मोल्स बढ़ाना, लेकिन जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो वो हम पर मोल ही कैलकुलेट करते हैं, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते भी रहें तो जब हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल निकालेंगे तो वो वही रहेगी, ठीक है। ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए ज़्यादा मोल्स के लिए ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, लेकिन जब हम उसको पर मोल में निकालेंगे तो वो तो सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 3 का ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। इट हैज़ नो अफेक्ट, ठीक है। डू यू थिंक कंसेप्ट ऑफ स्टोकियोमेट्री इज़ रिलेटेड विद हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, यानी इसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन इज़ रिलेटेड विद द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इसके इतने मोल्स इसके इतने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं और फिर इतने मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो स्टोकियोमेट्री जो है वो रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन आइन एंड आइडेंटिफाई व्हाट हैपन व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम। फिफ्थ का क्या आंसर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम देखें, जब HCl डालेंगे हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज़ करेंगे तो ये एसीटेट आइन के साथ मिलके रिवर्स साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस फिफ्थ का ए आंसर है, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द एसिटिक एसिड, ठीक है। फिफ्थ का ए आंसर करेक्ट है। और लास्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई द कॉमन आइन इफेक्ट। कौन जो है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, कॉमन आइन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, कौन सी स्टेटमेंट। द डिक्रीज इन द सॉलिबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन अ कॉमन आइन इज एडेड, ठीक है। कॉमन आइन ऐड करें तो सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिक्रीज हो जाता है, तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने तीनों मॉडल पेपर्स डिटेल से डिस्कस कर लिए। एक मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड की तरफ से गिवन था और 2 एक्स्ट्रा मॉडल पेपर्स जो कि हमारे पास डिफरेंट बुक्स में गिवन थे, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशंस की, ताकि आपके जो है वो 15/15 मार्क्स आ सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं, आमीन।